Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to future aspirants. Today in my video I am going to explain you about the topic of mechanism of enzyme action. In other words, we can call it as catalysis. यानी कि जो कैटलिस्ट अपना एंजाइम अपना पूरा एक्शन करता है, किस तरह से वो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में रिलीज़ करता है, इस पूरे मैकेनिज़्म को आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे. एंड आई हैव टेकन दिस टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर एंजाइम्स, दैट इज़ द थर्ड चैप्टर फॉर इंटर पार्ट 1 बायोलॉजी. So let us start with the topic of mechanism about catalysis. सो एंजाइम की अगर हम लोग बात करें, एंजाइम जो है इट इज़ अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड ने मिलके इसको एक स्पेसिफ़िक केमिकल कंपोजिशन दी है और इसको एक स्पेसिफ़िक शेप दी है. यानी कि हर एंजाइम के लिए अमाइनो एसिड्स फिक्स्ड हैं और वो कॉइलिंग और फोल्डिंग के ज़रिए जब कॉइल बनाते हैं, फोल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो बिकॉज ऑफ दैट हर एंजाइम की अपनी एक केमिकल कंपोजिशन है जो कि उसको एक स्पेसिफिसिटी देती है, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देती है. एंड बिकॉज ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स इनको एक फ़िक्स शेप मिलती है फुल एंजाइम को, जो कि चेंज नहीं होगी बिकॉज एंजाइम की शेप उसके एक्शन के लिए, इस पूरे होल मैकेनिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. सो ऑल ऑफ दिस, ये जो स्पेसिफिसिटी है एंजाइम की, ये जो इसकी एक प्रॉपर शेप है, ये जो इसकी एक प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन है, इस सब में अमाइनो एसिड की पार्टिसिपेशन है और अमाइनो एसिड एंजाइम के एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. Because the enzymes, as we already know, okay, they are very specific. So because of their specificity, they will recognize which chemical reactant या which chemical substance, जैसे हम substrate कह रहे हैं, ये पहले उसको recognize करते हैं और सिर्फ उसी substrate के साथ react करेंगे जो कि इनके साथ match up हो. यानी कि enzymes are very much specific. They will first recognize the correct substrate. If it is correct, if it is according to their structure, then it will react. If it is not according to its structure, it does not match up with the structure of enzyme, then the enzyme will not react with the substrate. As you can see over here also, this is a 3-dimensional structure of enzyme. Here is the active site. Active site have some specific shape. Only that substrate that can fix in that shape, then only enzyme will proceed with the reaction and products are formed. अगर substrate इस active site के अंदर fix ना हो सके, इसके साथ adjust ना हो सके, तो enzyme activate नहीं होगा, कोई भी product नहीं बनेगा. So an enzyme, it reacts with specific substrate. Only with specific substrate it can react. अदर सबस्ट्रेट जो उससे मैचिंग भी हो और थोड़ा सा भी डिफरेंस हो सबस्ट्रेट का, तो वो इसके साथ आके मैचअप नहीं होंगे और एंजाइम रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा. और अगर जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एट द एंड एंजाइम विल बी रिलीज्ड अनअल्टर्ड. यानी कि एंजाइम जो है जिस तरह से बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था, उसी कंडीशन में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिकवर हो जाता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये जो एंजाइम्स है दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विदाउट देम गेटिंग चेंज्ड. एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे इन सबस्ट्रेट आता है, एक्टिव साइट के साथ कंबाइन करेगा और एक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा. एंजाइम फिर उस सबस्ट्रेट के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा अपना और उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में. तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ फर्स्ट रिलीज्ड मेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. फिर एंजाइम उस प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देगा और ख़ुद अनअल्टर्ड रहेगा, जिस तरह से बिगनिंग ऑफ रिएक्शन में था, प्रोडक्ट रिलीज़ हो गया है. अब एंजाइम दोबारा से नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रेडी है, नेक्स्ट सबस्ट्रेट को अपने अंदर इजीली ऐड कर सकता है, उसके साथ अटैच होके फर्दर रिएक्शन को कैरी ऑन कर सकता है. देन द एंजाइम्स एंड द सबस्ट्रेट, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर. कहाँ पे रिएक्शन होता है ओवरऑल, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया है कि ऑल द रिएक्शन इज़ हैपनिंग ऑन द एक्टिव साइट. जो कि सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम के साथ आके बाइंड करेगा, वो एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा और एक्टिव साइट के अलावा और किसी भी एंजाइम की पूरी सरफेस के ऊपर कहीं पे भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो कि
सबस्ट्रेट आने वाले सबस्ट्रेट को अपने साथ एक्सेप्ट कर सके, उसके साथ अटैच हो सके. सो एक्टिव साइट इज़ द मेन साइट ऑफ फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम. अदर देन एक्टिव साइट सबस्ट्रेट कहीं पे भी अटैच नहीं होगा और एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा. दैट चार्ज जो हमारी एक्टिव साइट है जिसका मैं कह रही हूँ, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम. अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस एक्टिव साइट पे एक स्पेशल चार्ज होता है, यानी कि जो आने वाले सबस्ट्रेट को डिटेक्ट करेगा. इसकी अपनी एक शेप होती है ताकि सबस्ट्रेट की शेप इसके साथ आके मेंटेन हो सके, इसके साथ आके मैच हो सके. सो ये सब चीज़ों में यहाँ पे भी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे. एंड अमाइनो एसिड्स दे फोल्ड अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन. सो दीज अमाइनो एसिड्स ना सिर्फ वो पूरे एंजाइम के ओवरऑल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहे हैं, बल्कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, जो कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, उसको भी अमाइनो एसिड ने प्रॉपरली मेंटेन करके रखा हुआ है. एज यू कैन सी ओवर हियर, एक साइड पे आपको दी गई है एंजाइम की मॉलिक्यूलर मॉडल और दूसरी साइड पे दी गई है स्केमेटिक मॉडल ऑफ एंजाइम. सो दोनों में हम देख सकते हैं कि एक स्पेशल साइट है, एक्टिव साइट, जो कि एंजाइम की एक स्पेशल प्लेस पे ही प्रेजेंट होगी. इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑल ओवर द एंजाइम. सिर्फ एक कुछ हिस्सा जहाँ पे अमाइनो एसिड मिल के उसको एक्टिव साइट में बना के रखते हैं, उसको खूबी देते हैं कि ये सबस्ट्रेट इसके साथ आके अटैच हो और एंजाइम एक्टिवेट हो जाए. जो अमाइनो एसिड्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, हमने कहा था, मैंने एक और वीडियो बनाई है एंजाइम के ऊपर और उसमें मैंने बताया था कि एंजाइम जो हैं दे आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो हाउ दीज अमाइनो एसिड्स मेक अप एंजाइम्स दैट आर वेरी टाइनी. तो किस तरह से ये 100 ऑफ अमाइनो एसिड इस छोटे से एंजाइम के अंदर फिक्स होते हैं, इस छोटे से एंजाइम को बनाते हैं. सो दे आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक वे. जो अमाइनो एसिड्स हैं वो रैंडमली अरेंजमेंट नहीं होती, बल्कि उनकी भी अरेंजमेंट एक प्रॉपर वे के थ्रू होती है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, जो थ्रू आउट द सेम टाइप ऑफ एंजाइम सेम ही दिखेगी आपको. एंड उसमें क्या है कि अमाइनो एसिड्स की कॉइलिंग होती है, उनकी फोल्डिंग होती है, मींस दे आर कॉइलिंग अराउंड ईच अदर, दे आर फोल्डिंग अराउंड ईच अदर, और मिल के ये पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे इन द ग्लोबुलर सिमेट्री ऑफ एंजाइम. ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंजाइम को. एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक ओवरऑल देख सकते हैं कि किस तरह से अमाइनो एसिड रेजिड्यूज से इसके डिफरेंट आगे स्ट्रक्चर बनते जाते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स आर सीन. इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर दे आर कॉइलिंग अमंग ईच अदर, जो हम बार बार नाम ले रहे हैं, कॉइलिंग एंड फोल्डिंग. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको कॉइल होते हुए नज़र आ रहे हैं. देन दे मेक द टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसमें कॉइल्स मज़ीद फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं. एंड इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दे आर फोल्डिंग वंस अगेन. जो हमारे एंजाइम्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, दे आर टर्शरी इन स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे अमाइनो एसिड के जो रेजिड्यूज़ हैं दे हैव कॉइल्ड विद ईच अदर एंड दे हैव फोल्डेड विद ईच अदर, और मिलके ये टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स को. अगर हम बात करते हैं फर्दर एक्टिव साइट के बारे में, तो एक्टिव साइट मैंने कहा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ एंजाइम फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. इसके बगैर, एक्टिव साइट के बगैर एंजाइम कोई भी अपना फंक्शन कैरी आउट नहीं कर सकता. एक्टिव साइट को प्रॉपर अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कॉइलिंग और फोल्डिंग के ज़रिए इस पूरे एक्टिव साइट को मेंटेन रखते हैं, और साथ में पूरा एंजाइम के स्ट्रक्चर को भी. तो एक्टिव साइट को अगर हम डिटेल में देखें तो एक्टिव साइट इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट साइड्स. ओवरऑल ये 2 डिफरेंट साइड्स में, 2 डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड है. एक साइड को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट एंड सेकंड साइड को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो बिहाइंड, जो बाइंडिंग साइट है इट इज़ ब्लू इन कलर and the catalytic site it is red in color. Now we will see कि what is the difference between these two sides, और ये किस तरह से ओवरऑल पूरी एक्टिव साइट को मेंटेन करते हैं, एक्टिव साइट इनसे बनती है. अगर मैं बात करूं बाइंडिंग साइट की, तो ये वो हिस्सा है पूरे एंजाइम का कि एक्टिव साइट का है, जिसके अंदर यहाँ पे एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा सबस्ट्रेट को, प्रॉपर सबस्ट्रेट को सबसे पहले पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और उसको फिर अपने साथ बाइंड करती है एक्टिव साइट थ्रू द बाइंडिंग साइट. बाइंडिंग का मतलब ही यही है कि यहाँ पे इस साइट पे, इस जगह पे आके एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा, बाइंड हो जाएगा टू प्रोड्यूस द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और बाइंडिंग के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिस तरह के हमने अर्लियर स्लाइड्स में भी देखा है.
द सेकेंड स्लाइड इज़ कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट में जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था, जो अभी हमने देखा बाइंडिंग साइट में कि एक दफ़ा सबस्ट्रेट प्रॉपर एंजाइम के साथ आके अटैच हो जाए तो उसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यह कॉम्प्लेक्स अब जब बनेगा तो इट विल एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट, और कैटालिटिक साइट जो है इसकी वजह से एंजाइम पूरा एक्टिव हो जाएगा एंड इट विल कैटलाइज, इट विल हेल्प इन कन्वर्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट अब जो है एंजाइम के ऊपर अटैच हुआ वो प्रोडक्ट में बन जाएगा। एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ द टोटल एक्टिव साइट। एक साइड पे दिखाया है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है दैट विल होल्ड द सबस्ट्रेट इन द प्लेस। ये सबस्ट्रेट है, इट विल अटैच विद द बाइंडिंग साइट। आप देख सकते हैं बाइंडिंग साइट और सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है ऐसा है कि दोनों दे विल कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, दे विल अटैच विद ईच अदर। और जब एक दफ़ा ये दोनों अटैच हो गए देन द कैटालिटिक साइट विल बिकम एक्टिव, जहाँ पे ओवरऑल पूरा रिएक्शन होगा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट, जो फर्दर आगे दो हिस्सों में डिवाइड होती है, यानी कि बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट में। आफ्टर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, जब एक दफ़ा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, कैटालिटिक साइट बन गई, इसके बाद द एंजाइम विल डिटैच इटसेल्फ। एंजाइम जो है प्रोडक्ट को अपने आप से रिलीज़ कर देगा एंड आफ्टर डिटैचिंग इट विल रिमेन अनचेंज्ड। जैसा एंजाइम शुरू में था रिएक्शन के, वैसे ही एंड पे जो है एंजाइम सेपरेट रिलीज़ हो जाएगा, प्रोडक्ट सेपरेट रिलीज़ हो जाएगा। प्रोडक्ट की नेचर और प्रॉपर्टीज़ में एंजाइम को कोई लेना देना नहीं है। एंजाइम का सिर्फ यहाँ पे काम था कि वो सिर्फ इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता, कैटलाइज कर देता। अदरवाइज़ प्रोडक्ट को बनाने में इसका कोई रोल नहीं है कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करे या फिर उसकी नेचर को चेंज करे या फिर डिफ़ाइन करे। अब हम बात करें अगर एंजाइम की एक्टिविटी की, तो एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए एक्वियस मीडियम चाहिए। एक्वियस मीडियम यानी कि ऐसा मीडियम जहाँ पे वाटर लाजमी हो, वाटर प्रेजेंट होगा तो एंजाइम्स प्रॉपरली एक्ट करेंगे, प्रॉपरली कैटलाइज करेंगे। दैट इज़ वाई आवर बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, ताकि क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, और वहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एज यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो, जिस तरह मैंने बताया कि एंजाइम जिस तरह से शुरू में है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड, और जिस तरह से एंजाइम शुरू में था, इनिशियल स्टेज पे था, वैसे ही फाइनल स्टेज पे दोबारा मिल जाएगा। जो एक प्रॉपर्टी है एंजाइम की कि इट रिमेंस अनअल्टर्ड, इट रिमेंस अनचेंज्ड, जिसकी वजह से ये बार बार अवेलेबल होता है फॉर फर्दर रिएक्शंस। नाउ when we talk about the structure of enzyme and the structure of substrate and enzyme interaction, इसको अगर हमें विजुअलाइज करना है, समझना है कि किस तरह से सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एंजाइम एक्टिव होता है, तो उसके लिए दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। हम उनको दोनों को बारी बारी स्टडी करेंगे। फर्स्ट मॉडल इज़ लॉक एंड की मॉडल। दिस मॉडल इट वॉज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर इन द ईयर 1890। उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था ताकि हम इमेजिन कर सकें, ताकि हम विजुअलाइज कर सकें अपने माइंड में ये ओवरऑल जो फुल इंटरेक्शन होगी सबस्ट्रेट और एंजाइम की। सो इस लॉक एंड की, एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम ओनली, लाइक अ लॉक हैज़ अ स्पेसिफिक की। सिमिलरली जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक को एक स्पेसिफिक की ही ओपन कर सकती है विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, सिमिलरली एक स्पेसिफिक एंजाइम को एंजाइम ही एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। इसके कहने का मतलब क्या था कि हर एंजाइम जो है स्पेसिफिक होगा अपने एक्शन के मैनर के लिहाज से। कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होगा, जिस तरह कोई भी की किसी भी लॉक के साथ एडजस्ट नहीं होती। जिस तरह हर की का एक लॉक है या हर लॉक की एक की होती है जो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइंड होती है, और तभी वो की फिट होगी जब लॉक के साथ उसका स्ट्रक्चर मैच होगा। सिमिलरली सबस्ट्रेट मॉडल एंजाइम के साथ तभी फिट होगा और एंजाइम तभी एक्टिव होगा जब सबस्ट्रेट उसके ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर के साथ मैच हो, उसकी एक्टिव साइट के साथ मैच हो। दिस वॉज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर इन द ईयर 1890। एज यू कैन सी ओवर हेयर इन द पिक्चर ऑल्सो कि की आप कह लें इट इज़ अ सबस्ट्रेट, और लॉक जो है वो एंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा। प्रॉपर की ही लॉक को खोल सकती है, इसी तरह प्रॉपर सबस्ट्रेट ही एक एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है। अगर सबस्ट्रेट की शेप लॉक के साथ या फिर कहीं एंजाइम के साथ मैच नहीं होगी तो वो लॉक ओपन नहीं होता, वो एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो सकता।
यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो एंजाइम दिया है आपको लॉक के सूरत में. यू कैन कंपेयर द कीज विद द लॉक विद द एंजाइम. The above one is good substrate, as you can see from the structure कि इसका structure exactly enzyme के जैसा ही है, while the second key its structure does not match the structure of enzyme. That is why this is called as bad substrate, because it is unable to active the enzyme, while the first key it is able to active the enzyme. सो जब हम लोग एक्टिव साइट की बात करते हैं तो एमिल फिशर के हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से उन्होंने कहा था कि जो एक्टिव साइट है इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर है, जिस तरह के एक सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है. रिजिड का मतलब है कि इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट मॉडिफाई और इट विल नॉट बी फ्लेक्सिबल. देयर विल बी नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट. चाहे आप रिएक्शन से पहले देखें, रिएक्शन के दौरान देखें या रिएक्शन के एंड पे देखें, वो कह रहे हैं कि हर तरफ एक्टिव साइट जो है अपनी शेप को मेंटेन करके रखेगी. देयर विल बी नो मॉडिफिकेशन, नो चेंज, नो फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज़ रिजिड, यानी कि जिस तरह से एक सॉलिड चीज़ है वो रिजिड रहती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा. सिमिलरली इसकी एक्टिव साइट जो एंजाइम की है उसका भी थ्रू आउट द रिएक्शन कोई भी उसके ऊपर चेंज नहीं आएगा, वो अपनी शेप को प्रॉपरली मेंटेन करके रखती है. और यहाँ पे एंजाइम सिर्फ एक टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि एक सपोर्टर के तौर पे जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है. हाउएवर इस मॉडल को, ये जो एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल प्रोवाइड किया था, इसको प्रपोज किया था, इट वाज निगलेक्टेड बिकॉज लेटर ऑन, इतने टाइम में ये बहुत एक्सेप्टेबल था, बहुत जाना माना था, लेकिन आफ्टर फर्दर स्टडीज़ इसको निगलेक्ट कर दिया गया था, बिकॉज इन मैनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इट डिड नॉट सपोर्ट दिस द एक्टिव साइट. The next model that was proposed was induced fit model. It was proposed by Koshland in the year of 1959. एंड जो बहुत सारी नई स्टडीज़ हुई थी, नए एविडेंस हुए थे, उनको ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को प्रपोज किया गया था टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम. सो इस मॉडल के हिसाब से इंड्यूस फिट मॉडल जो कि दूसरा मॉडल है, इस मॉडल के हिसाब से जो सब्सटेंस है इट विल कंबाइन विद द एंजाइम. जब वो कंबाइन करता है उसकी एक कॉम्बिनेशन की वजह से इट विल कॉज सम ऑफ द चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर. यानी कि जैसे ही प्रॉपर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके अटैच होगा तो उसकी वजह से एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, और उन चेंजेस की वजह से एंजाइम विल बिकम एक्टिव, और उसकी वजह से एंजाइम विल बी एबल टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी इवन मोर effectively. So this is how this is happening. As you can see in the beginning, एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज है. सबस्ट्रेट जब प्रॉपर, यहाँ पे भी शर्त है प्रॉपर सबस्ट्रेट हो, जब प्रॉपर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके अटैच होता है तो उसकी एक्टिव साइट में चेंजेस दिखती हैं, और एक्टिव साइट में जब चेंजेस होंगी तभी वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. एंड एट द एंड जब प्रोडक्ट रिलीज़ हो गया है तो एंजाइम दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज में, अपनी इनिशियल स्टेट में चला जाएगा, जहाँ पे उसकी पहले जैसी शेप उसकी एक्टिव साइट की चेंज हो जाएगी. एज यू कैन सी हेयर दीज टू मॉडल्स आर कंपेयर्ड. पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल. इस मॉडल में आप देखें कि एक्टिव साइट एक प्रॉपर शेप अपनी मेंटेन रखेगी इवन ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स एंड आफ्टर द प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. एक्टिव साइट की लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से शेप में कोई भी चेंज नहीं आती. वाइल इन द केस ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यहाँ पे सबस्ट्रेट के ऐड होने के बाद एक्टिव साइट की शेप में चेंज आ जाता है. एज यू कैन सी ओवर हेयर, जहाँ पे एरो दिखाए गए हैं, यहाँ पे शेप में चेंज आएगा ताकि सबस्ट्रेट के साथ वो मैच कर सके, और उसकी वजह से शेप में चेंज आने की वजह से द एंजाइम विल बिकम एक्टिव एंड इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन मोर इफेक्टिवली. नाउ they are giving an example of photosynthesis and respiration. photosynthesis और respiration के अगर हम processes की बात करें, overall both of these are very complex processes, और इन processes को complete करने के लिए एक से ज़्यादा enzymes दरकार होते हैं. So एक से ज़्यादा जब enzymes चाहिए होते हैं किसी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, सो उसमें जो एंजाइम्स हैं दे एक्ट इन सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन. मींस वो सीरीज़ में प्रेजेंट है, टर्न बाय टर्न हर एंजाइम जो है अपनी पोजीशन के हिसाब से एक्शन लेगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाता जाएगा. सो दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ताकि पूरा एक मेटाबॉलिक पाथवे जो है कंप्लीट कर सकें.
और इसमें जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रेजेंट टुगेदर, सक्सेसिव एंजाइम्स, यानी कि फर्स्ट एंजाइम फिर उसके बाद सेकंड थर्ड, वो अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से प्रेजेंट होंगे ताकि कन्वर्ट कर सकें एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को, एक कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। तो इस तरह के सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, और जिस तरह से उनकी अरेंजमेंट होगी उसी हिसाब से जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी एंजाइम की, एंजाइम्स उसी तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। सो दे अरेंज इन द प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिस तरह से रिएक्शन कैरी आउट होगा उसी तरह से एंजाइम्स ने अपने आप को अरेंज किया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मॉलिक्यूल ए है उसको मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट करना है, या फिर मॉलिक्यूल ए को मॉलिक्यूल सी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये 2 स्टेप पे मुश्तमिल है। पहले मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट होगा, फिर मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल सी में कन्वर्ट होगा। सो मॉलिक्यूल ए को मॉलिक्यूल बी में जब कन्वर्ट करना है उसके लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम ए पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में एंजाइम बी चाहिए जो कि मॉलिक्यूल बी को मॉलिक्यूल सी में कन्वर्ट कर सकता है। सो दीज एंजाइम्स विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। एंजाइम ए पहले प्रेजेंट होगा और एंजाइम बी बाद में प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि एंजाइम ये रैंडमली अरेंज हो। तो इनके जो यहाँ पे ऑर्डरिंग है, जो इनके अरेंजमेंट है, वो भी बहुत प्रिसाइज है ताकि रिएक्शन स्मूथली कैरी आउट हो सके। और जो एक जिस तरह से यहाँ पे मॉलिक्यूल बी है वो एंजाइम ए का प्रोडक्ट है, वो जब फर्दर एंजाइम बी के पास जाता है तो वो उसका सबस्ट्रेट बन जाता है। तो एक तरफ ये प्रोडक्ट है और दूसरी तरफ सबस्ट्रेट है, तो उसी हिसाब से एंजाइम्स की भी अरेंजमेंट होगी जो कि आने वाले प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पे लेंगे और उसको फर्दर आगे डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। सो दे आर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, दे आर हैंडेड फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। जिस तरह से हमने एग्जाम्पल में भी देखा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था बी, इट वॉज हैंडेड फ्रॉम एंजाइम ए टू एंजाइम बी। एंजाइम ए उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके एंजाइम बी के हवाले कर देता है, जो फर्दर उस पर एक्शन करेगा और उसको डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। सो इट फॉर्म्स एन एंजाइम टू एंजाइम चेंज। इट मीन्स यहाँ पे एंजाइम से एंजाइम चेन बनती जा रही है, जो कि हर एंजाइम के हिसाब से प्रोडक्ट चेंज होते जाएंगे। सो द प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्टेप इज इन पाथवे इट इज़ ट्रांसफर टू एंजाइम कैटालाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप। जिस तरह जितने स्टेप्स होंगे उसी हिसाब से प्रोडक्ट आगे फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे और एक मॉलिक्यूल से एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक जाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एंजाइम 1 है, इट विल फॉर्म ए प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए जो है वो एंजाइम 2 के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेगा, फिर एंजाइम 2 प्रोडक्ट बी बनाएगा और प्रोडक्ट बी जो है एंजाइम 3 के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेगा और एंजाइम 3 जो है वो एंड प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल ये पूरा रिएक्शन है। और यहाँ पे इनहिबिशन भी होती है। इनहिबिशन क्या मतलब है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो पहले रिएक्टेंट पहले एंजाइम को जाके स्टॉप कर देगा अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की या रेस्पिरेशन की, अगर रेस्पिरेशन को स्टॉप करना है थोड़ी देर के लिए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इनिशियल सबस्ट्रेट को या इनिशियल एंजाइम को जाके स्टॉप कर देगा ताकि फर्दर ये रिएक्शन कैरी आउट ना हो। नाउ देयर इज़ अनदर एग्जांपल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में, पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें भी बताया था कि बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं या तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं या उस साइड पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है, उस साइड पे या उस साइड के आसपास। सो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है इस स्लाइड में कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में यूं ही फ्लोट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स दे आर अटैच टू द मेम्ब्रेन्स सिस्टम इनसाइड द सेल। यानी कि जिस सेल के हिसाब से जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट है उसके आसपास या उसी साइड पे वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे, बल्कि अंदर उसके मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ अटैच हुए होंगे। एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट। उनकी जो अरेंजमेंट है, उनकी जिस तरह से जहाँ पे अटैच होंगे, किस ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच होंगे, ये भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट के हिसाब से डिफ़ाइन हुआ होता है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट, बल्कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि रेस्पिरेशन के एंजाइम हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होंगे, ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर। सिमिलरली जो कि फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर।
So this was all about today. There is furthermore some lectures about enzymes. They will be continued in my next videos. I hope this video is helpful to you, and you can tell me through the comment section. Allah Hafiz.